हेलो एवरीवन छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस इंस्टीट्यूट। चलिए तो आज हम क्लास 10वीं का हिस्ट्री जो कि चैप्टर 1 से जितना में क्वेश्चन है 1 से लेके 8 तक जो चैप्टर है पूरा का पूरा आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो कि क्लास 10 का हिस्ट्री इसमें जो चैप्टर है कुल जो चैप्टर है 1 से 8 तक चैप्टर है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर के साथ सब कुछ क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए तो यही चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। इकाई 1 है। इसी वीडियो में मैंने 1 से 8 चैप्टर तक मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जो है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो सामाजिक, विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता की वाहक बनाती है। ठीक है, अब कह रहा कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई। अब देख लेते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कि 1830 की क्रांति का प्रभाव जो क्या हुआ। ठीक है ना। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजस्ववादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों को देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा विद्वानों तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं सन 1848 ईस्वी की क्रांति। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। ठीक है, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको? गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। अब देख लेते हैं इटली का एकीकरण। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्याओं के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अतः एकीकरण में इनका विरोध असमय भी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में ही थी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मेजनी के बारे में। मेजनी जो था, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और जोग सेनापति था। आपके इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन जो है मेजनी कौन था, आपको दिखाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है पूछेगा कि मेजनी कौन था। देखिए यही जो है आ गया, मेजनी कौन था। लघुत्तरीय प्रश्न जो है 20 शब्दों में देना है, यहाँ आपको भेटा गया है कि मेजनी कौन था। देखिए मेजनी जो था
साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। इतना क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। ठीक है, गैरीबाल्डी के बारे में जान लेते हैं। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है ना, यही गैरीबाल्डी है। अब चलते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के बारे में समझ लेते हैं। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। चलिए अब जान लेते हैं बिस्मार्क के बारे में। चलिए, बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था, प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता रहा था। चलिए, इसमें पूछ देगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। ठीक है ना। चलिए, आप देख लेते हैं कि यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। ठीक है, इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। ठीक है, अब जान लेते हैं पोलैंड के बारे में। पोलैंड भी राष्ट्रवादी भावना के कारण इसी कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अब जानते हैं बोहेमिया, किसके बारे में, बोहेमिया के बारे में। बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था, में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्ता शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन में हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। चलिए, तो इस चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एक चैप्टर का है। कह रहा है क्या कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। जो छात्र जो 15 तारीख का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर हो जाएगा यूरोप। किसके अंतर्गत, यूरोप के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी से। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न से कौन था, ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री। ठीक है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। कौन था, नाविक। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, जर्मन रानी राज्य का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों के। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया, आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इधर हम लोग इस चैप्टर में देखे हैं कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने किया। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई 1871 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, ऑप्शन हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा आंसर, यूनान। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई, तो तुर्की के साथ। ठीक है ना। चलिए, अब कुछ इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कह रहा है डैश के युद्ध में एक महाशक्ति पतन के रूप में दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ, तो सेडौन के युद्ध में। किसके युद्ध में, सेडौन के युद्ध में। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि सेडवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ, तो ऑस्ट्रिया और पारसा के बीच हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश का अंत कर दिया, तो मेटरनिख का अंत कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ डैश रहते थे, पोप डैश से बचा रहा प्रभाव से या शासन से। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहाँ का राजा घोषित किया, ओटो का। कहाँ के, ओटो का।
नेक्स्ट सवाल 6 नंबर, हंगरी की राजधानी कहाँ है? आंसर होगा बुडापेस्ट। चलिए अब मिलान करने वाला है। कह रहा है कि मेजनी, कह रहा निम्नलिखित समूह का मिलान करें। मेजनी जो था इटली का था, कहाँ का था? मेजनी इटली हो जाएगा कि नहीं? यहाँ देख सकते हैं मेजनी इटली। हिगेल दार्शनिक, बिस्मार्क जर्मन चांसलर, विक्टर एमेनुएल राजनीतिक था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मिलान हुआ। कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन जो हुआ 1848 में हुआ। ठीक है ना। मेटरनी का पतन नहीं, वियना सम्मेलन जो हुआ 1815 में। कितने में हुआ? 1815 में। मेटरनी का पतन 1848 में। इटली एकीकरण 1871 में। सेडोन युद्ध कब हुआ? 1870 में। नेक्स्ट है कि कोसुथ जो है हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। ठीक है ना। कोसुथ जो था हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपोलिस संधि कब है? 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। एड्रियानोपोलिस संधि किस तारीख को हुआ? 1829 ईस्वी को। यूनान की स्वतंत्रता कब हुआ? 1832 में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? 1863 में। चलिए इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी 20 शब्द में उत्तर देना है। कह रहा कि राष्ट्रवाद क्या है? तो हम लोग इधर पढ़े हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। नेक्स्ट सवाल है मेजनी कौन था कि नहीं? मेजनी कौन था, यही ना क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा मेजनी इटली का साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और युग सेनापति था। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर कि जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी कि नहीं? तो इसका आंसर होगा कि जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी? तो ऑस्ट्रिया एवं दक्षिण राज्यों का विरोध। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर कि मेटरनिख युग क्या है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया में चांसलर क्या होगा? ऑस्ट्रिया में चांसलर मेटरनिख के शासनकाल को मेटरनिख युग कहा जाता है। अब कुछ इसमें प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना, जो कि 60 शब्द में उत्तर देना है। कितने शब्द में? 60 शब्द में उत्तर देना है। कह रहा है कि नहीं? लघुत्तरीय प्रश्न 60 शब्द में उत्तर दें। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो इसका आंसर होगा कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है कि नहीं? लिखेंगे हम लोग निम्नलिखित थे। एक नंबर हो जाएगा मध्यम वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव, और दूसरा का हो जाएगा समाजवाद का। ठीक है ना। और तीसरा हो जाएगा गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध। चौथा में हो जाएगा लुई फिलिप नीतियों का विरोध। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इसका आंसर लिखेंगे कि ऑस्ट्रिया, क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई। धीरे धीरे इटली में जन जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। जर्मन राज्य में बढ़ते हुए विद्रोह को ऑस्ट्रिया और पार्सा ने मिलकर दबाया। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर। कह रहा कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। उसने रिगाओ, फ्लोरा, बोलोना तथा मोडेना को मिलाकर एक छोटे से गणराज्य की स्थापना कर दी थी। इसे ट्रांसपर्निका गणतंत्र कहा गया था। इससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, गैरीबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें। ये जो क्वेश्चन है बहुत VVI है। ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से हम लोग याद कर लेंगे कि गैरीबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें। इसका आंसर होगा कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है ना। और मेजनी के विचारों का समर्थक और युग सेनापति था कि नहीं?
गैरिबाल्डी पेशे के नाविक और मेजनी के विचारों का समर्थक, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स को राजा को पराजित किया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। बाद में उसने काबूल के परामर्श पर पोप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। उसने विक्टर को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया और सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली का राज कर दिया। ठीक है, अब कुछ इसमें दीर्घतरित प्रश्न है। कह रहा है कि लगभग 150 शब्दों में उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावें। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि मेजनी के बारे में समझेंगे कि नहीं। ये नहीं क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावें। तो सब मेजनी काबूल का योगदान। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और युग सेनापति था। ठीक है, मेटरनिख युग के पतन के बाद भिन्न परिस्थामित में इटली में मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, उसका योगदान निम्न है। लिखेंगे इसका योगदान निम्न है। उसने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। चलिए, तो मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ, उसका योगदान निम्न है। ठीक है, उसने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया और युवा शक्ति में विश्वास करता था तथा कहा करता था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो विद्रोह का नेतृत्व युवकों में हाथ में दे दो। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। उसने युवाओं में एकता का सूत्रपात हुआ और 2 वर्षों के भीतर यंग इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता रहा। इटली के एकीकरण में उस पैगंबर कहा गया। अब है काबूल का प्रभाव। ठीक है ना, काबूल का योगदान। गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। उसने लाल कुर्ती नामक नवयुवकों का एक संगठन कायम किया। इसकी सहायता से उसने 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। बाद में उस सिसिली और पोप को अपने कब्जे में ले लिया। उसने बाद गैरिबाल्डी ने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया और विक्टर को इटली का राजा घोषित कर दिया। पीडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली का राज कर दिया गया। गैरिबाल्डी का योगदान। महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवाओं एक सशस्त्र सेना खड़ी की। उसने इटली के प्रांत मिस्ली राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी के समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की और विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को गैरिबाल्डी ने बिना किसी संधि विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। उसने अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति राष्ट्र के नाम पर अर्पित कर दी। 1871 ईस्वी में मेलेनोपी, काबूल और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के कारण
ही इटली का एकीकरण संभव हो सका। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर, कह रहा है क्या कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। चलिए तो इसका आंसर होगा, यही क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का एकीकरण क्रांतिकारियों के प्रयत्नों से नहीं होना था। उसका एकीकरण एक सैन्य शक्ति प्रधान साम्राज्य के रूप में शासकों द्वारा होना था और इस कार्य को पूरा किया बिस्मार्क ने। जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रशा का शासक बना और उसने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, पर ऑस्ट्रिया उसका विरोध कर रहा था। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने अपने नीतियों से प्रशा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण प्रशा ऑस्ट्रिया से किसी मायने में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी के एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। इसके आंसर होगा कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता का वाहक बनाती है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न है। एक हो जाएगा यूरोप में पुनर्जागरण, ठीक है ना। पुनर्जागरण के कारण कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए, जिसने राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा फ्रांस की राजक्रांति। इसने राजनीति को अविभाज्य वर्गीय परिवेश में बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट है कि नेपोलियन का आक्रमण। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों का कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जागा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1814 या 15 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र की भावनाओं को दबाने के कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पुलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पुलिगनेक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित सामान्य नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों को पुलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दशम ने इस विरोध की प्रतिक्रियावादी स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गाला घोटने का प्रयत्न किया। इन अध्यादेशों के विरुद्ध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसके साथ ही चार्ल्स दशम फ्रांस की राजगद्दी का त्याग कर इंग्लैंड चला गया और इस फ्रांस
इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया और ऑर्लेंस वंश की लुई फिलिप की सत्ता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। तो इसका आंसर हो जाएगा, कह रहा कि यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था, फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगा। यूनान सारे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय तथा जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्यम थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों ने स्वतंत्र के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एका के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यूनान में स्थिति तब विस्फोट बन गई जब तुर्की शासनों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों की बुरी तरह कुचलना शुरू किया गया। 1821 में अलेक्जेंडर चीप सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया, परंतु वह मेटरनिख के दबाव में खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। परंतु जब जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसे इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस में मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की सेना ने नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। युद्ध में तुर्की की सेना पराजित हुई और अंततः 1829 में एड्रियानोपोलिस संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र भी प्रभुता में यूनान की स्वतंत्रता देने की बात हुई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादी ने संधि की बातों को मानने के इनकार कर दिया। इधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। चलिए, तो इस चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है 2 नंबर, समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए, तो चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल को एक नया आवाम दिया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों को लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने तक तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की। अब हम लोग समझेंगे समाजवाद की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? समाजवाद की उत्पत्ति, ठीक है ना। कह रहा है कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था। कुटीर उद्योगों धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े उद्योगों के मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप यूरोप में विभिन्न देशों धीरे धीरे पूंजीपति निहित स्वार्थों और मिल मालिकों के श्रमिकों विरोधी नीतियों का कारण भी श्रमिकों का जीवन नागरिकीय बन गया था। अब समझ लेंगे यूटोपियन समाजवादी। प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। कौन था? सेंट साइमन था। उसका नाम था राज एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले में मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। ठीक है। अब कुछ समझ लेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में समझेंगे। ठीक है।
कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के टियर नगर में, किस नगर में, ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में होता है। किस परिवार में, यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो पिता का नाम जो था हेनरिक मार्क्स था, ठीक है ना। हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे, वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण किए। कौन सा धर्म, ईसाई। क्या, कौन सा धर्म ग्रहण किए, ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। कहाँ चले गए, बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। 1843 में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। उसने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। अब समझेंगे मार्क्सवाद का सिद्धांत। मार्क्स के सिद्धांत जो है इसमें कुछ समझेंगे। इसका सिद्धांत जो था 5 को सिद्धांत बोले थे। कह रहे थे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा पॉइंट है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा पॉइंट है मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, पांचवा है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। इसमें पॉइंट है ऐतिहासिक भौतिकवाद के कुछ बारे में समझेंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए 2 वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। चलिए अब कुछ समझेंगे मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, ठीक है ना। आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब है, 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। विभिन्न देशों में समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाजवादी के तेजी से फैलाने का द्योतक था। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया। अब समझ लेंगे 1917 की बोल्शेविक क्रांति। 20वीं शताब्दी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। इसी क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एकत्रित निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना कर ही प्रयत्न नहीं किया, ठीक है। अब समझेंगे, थोड़ा पॉइंट है कि जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन, ठीक है ना। 1917 ईस्वी में 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासक था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, ठीक है ना। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। 19वीं सदी में मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी।